Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about short questions of chapter number 19, Dawn of Modern Physics. Dawn of Modern Physics सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 19 चैप्टर है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स. सो मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट since mass is a form of energy, can we conclude that a compressed spring has more mass than the same spring when it is not compressed? यानी कहता है कि आपके पास स्प्रिंग जो है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसका मैस ज़्यादा होता है निस्बत तब जबकि स्प्रिंग रिलैक्स होता है. रीज़न इज़ दैट, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब स्प्रिंग जो है उसको कंप्रेस करें तो उसका मैस ज़्यादा होगा. उसकी वजह क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इन मैस एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैस एंड मैस कन्वर्टेड टू बी एनर्जी. अब जब हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन स्प्रिंग. फोर्स लगाने के नतीजे में स्प्रिंग कंप्रेस होता है. इसका मतलब है इट विल कवर अ सम डिस्टेंस. So product of force and distance will be converted into work, and this work is a form of energy. So this energy is to be converted into mass. So when we compress a spring, work is done, and this work done is changed into energy, which can be converted into mass. Hence mass is increase. यानी कि सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जब स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, उस पर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर हुआ. वो फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ वर्क, और वर्क जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशनशिप, ये जो एनर्जी है ये मैस में कन्वर्ट हो जाएगी. सो लिहाजा कंप्रेस स्प्रिंग जो है उसका मैस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. किसकी निस्बत? रिलैक्स स्प्रिंग की निस्बत. आल्सो कोई जो ऊपर इक्वेशन दिया है वहाँ से अगर हम डेल्टा एम की वैल्यू निकाल लें तो देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/c स्क्वायर के. अब यहाँ पे देखेंगे जो c स्क्वायर है ना, ये वेरी लार्ज क्वांटिटी है, विच इम्प्लाइज दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन मैस रिक्वायर अ वेरी लार्ज चेंज इन एनर्जी. ओके, तो व्हेन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज इट मूव विद द ऑर्डिनरी वेलोसिटी, देयरफॉर इट्स मैस ऑलमोस्ट रिमेन द सेम. तो जब कंप्रेस स्प्रिंग को हम छोड़ देंगे वो दोबारा रिलैक्स फॉर्म में चला जाएगा, तो लिहाजा उसी फॉर्मेट से मूव करेगा तो उसका मैस दोबारा क्या होगा? कांस्टेंट फॉर्म में चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज सॉलिड इज हीटेड एंड बिगन टू ग्लो व्हाई डज इट अपीयर फर्स्ट रेड. यानी कि जब किसी सॉलिड को कहता है गर्म किया जाए तो उसके नतीजे में वो सबसे पहले रेड कलर ही क्यों शो करता है. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा ग्रीन कलर की होती है और सबसे ज़्यादा ब्लू कलर की होती है. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ग्रीन कलर की उससे कम होती है और ब्लू कलर की सबसे कम होती है. अब ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो एनर्जी कम होती है, यानी कि एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. तो यहाँ पे देखें जब हम सॉलिड को हीटअप करते हैं तो स्टार्ट पे उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है. टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड है उससे जो एमिटेड रेडिएशन होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ में आती हैं, और अगर वेवलेंथ लॉन्ग होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी कम होगी. और यहाँ पे यही बात हम कर रहे हैं कि स्टार्ट पे टेम्परेचर 0 था, हीटअप करना शुरू किया, टेम्परेचर 0 से ऑनवर्ड मूव हुआ तो हमारे पास जो उसमें से एमिटेड रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ लॉन्गर रीजन में थी, और लॉन्गर रीजन वेवलेंथ हमारे पास किस में आता है? रेड में. सो दैट्स व्हाई सॉलिड विल अपीयर फर्स्ट रेड एंड देन कलर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज टू बी अपीयर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड. यानी कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन हारज होती हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं रेडिएशन एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है. तो यहाँ पे कहता है अगर हम उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दें तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो लुक एट दैट, जब हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करेंगे तो जो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है वो 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी. हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा, उसमें हमने ये कहा E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू पावर 4.
अब यहाँ पे t जो है उसको रिप्लेस कर दें 2t के साथ। सो लुक एट दैट, ये हमारे पास 16 ही आ जाएगा, यानी कि 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पे सपोजिशन किया है, विच बीम कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब यहाँ पे आपने ये देखिए हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू F को हमने रिप्लेस किया था C ओवर लेमडा के साथ, N यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ से N की वैल्यू निकालें तो ये आती है E लेमडा ओवर H C है, यहाँ से N देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्ट रिलेशन में है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। अब हमारे पास दो बीम है, एक रेड लाइट है और एक ब्लू लाइट है। हमें पता है ब्लू लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ होती है, लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फोटॉन रेड ग्रीन और ब्लू कैरी द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। देखिए क्वेश्चन से हमें समझ आ गई है, रेड यानी कि हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ, ग्रीन थोड़ा सा उससे शॉर्टर वेवलेंथ और ब्लू सबसे शॉर्ट वेवलेंथ। अब सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी है, ब्लू लाइट की, ब्लू फोटॉन की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी और मोमेंटम भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो लुक एट दैट, यहाँ पे देखें E इज इक्वल टू HF के, या यहाँ से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, F के। मोमेंटम का फार्मूला अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमने पढ़ा, P इज इक्वल H ओवर लेमडा। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है। यहाँ पे ये देखें 1 ओवर लेमडा जो है इसको रिप्लेस कर लिया F ओवर C के साथ, तो यहाँ पे भी देखें P डायरेक्ट रिलेशन में आ जाता है किसके साथ, F के साथ। ये जो यहाँ पे लिखा है ना 1 ओवर लेमडा इज इक्वल 1 ओवर F ओवर C, आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी ना V इज इक्वल टू F लेमडा, यहाँ वहाँ पे ना V को रिप्लेस किया हुआ है C के साथ, तो C इज इक्वल आ जाता है F लेमडा के बराबर। ओके, तो वहाँ से फिर लेमडा की कीमत आएगी F ओवर, यानी कि C ओवर F आ जाएगी, लेकिन उल्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, F ओवर C के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी और मोमेंटम दोनों जो हैं वो डिपेंड डायरेक्ट रिलेशन में है किसके साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ। अब जो ब्लू लाइट है या ब्लू फोटॉन है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी और उसका मोमेंटम भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच हैज़ द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्सरेज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे भी देखें E डायरेक्ट रिलेशन में है F के साथ और इनवर्स रिलेशन में है लेमडा के साथ। पहले भी मैंने आपको बताया कि एनर्जी जो है लेमडा की इन्वर्सली यानी वेवलेंथ के इन्वर्स रिलेशन में है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स जो है वो स्मॉलर है और वेवलेंथ ग्रेटर है देन दैट ऑफ एक्स रेज। सो रेडियो वेव हैव लोअर एनर्जी क्वांटा देन दैट ऑफ एक्स रेज। रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है वो कम होगी बनिस्बत किसके, एक्स रेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरीली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स और द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब ब्राइटनेस जो है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, यानी कि फोटॉन्स इंक्रीज करें ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है, फोटॉन डिक्रीज करें ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाती है। तो अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट प्राइमरीली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये आपने याद रखना है, इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ब्राइटनेस जो है वो प्राइमरीली डिपेंड करेगी इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, वाइल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स पे, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो लिहाजा एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल ऑन सर्टेन डाइज विजिबल लाइट इज एमिटेड, व्हाई डज नॉट हैपन विद द इंफ्रारेड लाइट। अब देखिए किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि हमें इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है तो हम किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल नहीं सकते। मीन आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़े तो हम इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट लाइट की, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है बनिस्बत किसके, इंफ्रारेड के। तो लिहाजा जब ये सर्टेन डाइस के ऊपर पड़ती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करती है। लेकिन अगर इंफ्रारेड की बात की जाए तो उसकी एनर्जी चूँकि कम है, सो लिहाजा जब वो डाइस के ऊपर इंसिडेंट करती है तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अमिट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस देन द डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर। अब अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी जो है, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसकी रीज़न क्या है, सॉरी यहाँ पे गलती लग गई इस बात की कि ब्राइट लाइट इजेक्ट करेगी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। उसकी रीज़न क्या है कि ब्राइटनेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो मेटल सरफेस से स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतने नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल हायर फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द लोअर फ्रिक्वेंसी। नो, दोनों से जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, बिकॉज इजेक्शन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है अगर हमारे पास ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सिचुएशन में सेम होगा, यानी कि चाहे वो आपके पास ब्राइटनेस कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क किस चीज़ पे पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो जो एमिशन इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन लाइट शाइन ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। डेफिनेट थिंग है कि जब लाइट जो है वो मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो लाइट पार्टी कलेक्ट करेगी, और पार्टी कलेक्ट करके जब उससे कोलिजन करेगी तो कोलिजन के नतीजे में अपनी एनर्जी और मोमेंटम क्या करेगी, उस मेटल सरफेस को ट्रांसफर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद द विजिबल लाइट। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली तौर पर है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज, यानी कि जब एक लाइट या एक पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ जाके कोलाइड करता है, उस कोलिजन के नतीजे में जो स्कैटरिंग होती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आफ्टर इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंगल जिसको बोलते हैं, या स्कैटरिंग एंगल जो है, उसमें जो डिफरेंस होता है बेसिकली तौर पर हम उसको नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का, या कॉम्पटन इफेक्ट इसी चीज़ का नेम है। अब जो विजिबल लाइट है एक्चुअली तौर पर इसकी एनर्जी ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है, यानी इंटरमीडिएट स्टेज में है। नॉट इनफ एनर्जी के ये जो विजिबल लाइट है, ये जब इलेक्ट्रॉन से टकराए तो उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे या उसको स्कैटर कर सके अपनी पोजीशन से। सो दैट्स वाई जो विजिबल लाइट है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर सके, तो हम विजिबल लाइट से जो कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ वैक्यूम। पेयर प्रोडक्शन एक्चुअली तौर पर हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि हम एक फोटॉन को स्ट्राइक करवा के एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकते हैं, एट द सेम टाइम उसका एंटी पार्टिकल यानी कि पॉजिट्रॉन जो है वो भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है, उसमें ये मजीद आपको इसकी डिटेल समझ आ जाएगी। अब अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम जो है उसमें किसी किस्म का जो हैवी न्यूक्लियर है वो नहीं पाया जाता। सो जब उसमें हैवी न्यूक्लियर ही नहीं पाया जाएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास जो फिनोमेना है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पेयर प्रोडक्शन अकर्स व्हेन अ हाई एनर्जी फोटॉन इंटरैक्ट विद द हैवी न्यूक्लियस, मोमेंटम एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस। So therefore pair production is not occur in a vacuum. Also if pair production is occur in vacuum then it will be a violation of law of conservation of momentum. Okay, next question देखिए हमारे पास है, is it possible to create a single electron from the energy। कहता है क्या एनर्जी लगा के आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवा सकते हैं? नो,
ये याद रखना है आपने कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा वहाँ पे उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम या फिर चार्जेस। तो लिहाजा ये अगेंस्ट हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी या चार्जेस। तो जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस है तो ज़ाहिर बात है उसके साथ उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा, और अगर हम पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो हम एनर्जी से सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते बल्कि पेयर ऑफ पार्टिकल जो है उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ इलेक्ट्रॉन बिहेव ओनली लाइक पार्टिकल्स, what pattern would you expect on the screen after the electron passes through the double slit? So no difference, यानी कि electron behave like particle and they are passed through the double slit, no information pattern is observed on the screen, we will only see the image and slit on the screen। तो किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ इमेज ही हमें हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो तो विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड। तो कहता है स्पीड दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी। हमने पीछे पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू h/p अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली फार्मूला। p इज इक्वल होता है mv के, तो यहाँ से अगर v को लैम्डा से रिप्लेस कर लें तो ये v इज इक्वल h/m लैम्डा, या v इज इनवर्स रिलेशन में आ गया किसके, मैस के। अब प्रोटॉन हैविंग ग्रेटर मैस विल हैव स्मॉलर स्पीड। प्रोटॉन का मैस जो है वो ज़्यादा है किसकी निस्बत, इलेक्ट्रॉन की निस्बत, सो दैट्स वाई इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव द सेम एनर्जी विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। लुक एट दैट, लैम्डा इज इक्वल आता है हमारे पास h/mv के। आल्सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा है 1/2 mv²। ओके, अब m से जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी 2m से मल्टीप्लाई कर दिया, उस साइड पे m² v² हो गया, स्क्वायर रूट ले लें तो mv की जगह पे क्या आ जाएगा, h/काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। तो यहाँ पे देखें लैम्डा इनवर्स रिलेशन में है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ m के साथ। तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मैसेज। तो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर, सो इट्स वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट। तो अल्फा पार्टिकल का मैस ज़्यादा है, लिहाजा इनकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, वाई डू नॉट नोटिस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ पिच क्रिकेट बॉल। ये जो क्रिकेट बॉल है इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया जा सकता। तो देखें लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 मैस के, क्रिकेट बॉल जो है उसका मैस ज़्यादा है, सो उसके साथ एसोसिएट वेवलेंथ जो है वो वेरी स्मॉल होगी विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास आ जाएगा, व्हेन डू लाइट बिहेव एज अ वेव एंड व्हेन डू इट बिहेव एज अ पार्टिकल, यानी कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर जो है उसके बारे में बताना है। तो देखें अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लाइट बिहेव एज अ वेव व्हेन इट ट्रेवल एंड बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन इट मेक कोलिजन, यानी कि जब ट्रेवल करती है एज ए वेव एक्ट करती है, और जब कोलिजन करती है तो फिर एज ए पार्टिकल एक्ट करती है। वेव नेचर में क्या होता है कि वेव बिहेव यानी कि लाइट बिहेव एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन एंड व्हेन एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट इज अबाउट, यहाँ पे आता है हमारे पास कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 1 से लेस है आई थिंक, यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया, आप नोट से इसको चेक कर लीजिएगा कि बहुत लेस है, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, सो इट बिहेव लाइक अ वेव। फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इन सब में लाइट एक्ट करती है एज अ वेव नेचर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट इज अबाउट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन इजीली बी डिटेक्टेड, सो इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल। सो फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, इन सब में लाइट एक्ट करती है एज ए पार्टिकल्स के तौर पर। लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सबसे पहली बात तो ये है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर 0.5 नैनोमीटर है और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की 0.2 मीटर है। दूसरा मैग्नीफिकेशन जो है वो 100 टाइम ज़्यादा है किससे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, 1000 टाइम सॉरी।
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है फोकसिंग लेंसेज से की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से की जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें पार्टिकल यूज़ किए जाते हैं, यूज़ ऑफ वेव ऑफ पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट. So that's why we prefer electron microscope over an optical microscope. Hope so guys you will understand. अगर कहीं से किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप लोग दोबारा जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.